दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि भारतीय न्यायपालिका के सबसे महत्वपूर्ण फैसले जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे और यूपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक रेडीमेड लिस्ट होगी जो आपको एग्ज़ाम हॉल पे 2 से 3 नंबर दिला सकती है, क्योंकि ये केसेस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर एक जो एग्ज़ाम है आपका उसमें ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो कई पार्ट्स में आने वाली है। आज हमारा पहला पार्ट है। तो अगर हम ऑल टोटल अगर बात करें तो हम टोटल 13 केसेस की बात करेंगे इसमें, और ये 13 केसेस आपके सामने हैं। हम एक एक करके सबको डीपली डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या हुआ, क्या इसका कारण था, क्या इसका वर्डिक्ट आया। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कौन कौन से केसेस डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो देखो, केसेस हमारे पास है टोटल 13। ओके, जिसमें पहला हमारे पास आ गया चंपकम दुराराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट केस था, आरक्षण से रिलेटेड था। शंकरी प्रसाद वाद हो गया, लक्ष्मीबाई चंद्रांगी केस हो गया, बेरूबारी यूनियन केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, मेनका गांधी वाला केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, शाह बानो केस, इंदिरा साहनी केस, और आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और शायरा बानो केस। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो शक्ति वाहिनी केस और शिल्पा शैलेश केस, जो ये सारे केसेस इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे संविधान को कुछ ना कुछ चेंजेस दिए हैं, इस कारण ये इतने इम्पोर्टेंट बन जाते हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जो ये केसेस करवाने वाला हूँ वो स्टोरी टाइप समझा के करवाने वाला हूँ, तो आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो अब देखो, टाइम तो वो है हमारे पास कि हमें उस टाइम के बारे में सोचना है कि जब हमारा संविधान लागू हो चुका है, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, और जो पहली सरकार है वो भी बन चुकी है 1951 में। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि देखो, दुनिया का एक नियम है कि कोई भी इंसान कोई काम करता है ना तो वो परफेक्टली नहीं कर सकता। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हमारे जो महान लोग थे उस टाइम के, उन्होंने संविधान बनाया तो उसमें भी कुछ ना कुछ इंडिया के हिसाब से गलतियां रह गई। तो उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए लोगों ने समय समय पर आवाज़ें उठाई, और जिससे कि ये केसेस हमारे सामने आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो इन केसेस में अगर हम सबसे पहले केस की बात करें तो हमारे पास आ जाता है चंपकम दुरायराजन केस। अब आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें कि सब कुछ आपको इन डिटेल लिखा गया है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला था चंपकम दुरायराजन केस। अब हमारा संविधान लागू हो चुका है 26 जनवरी 1950 को, सब कुछ ठीक है, अभी चल रहा है, सरकार बन चुकी है। और उसी टाइम बहुत सी ऐसी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही थी जो कि लोगों को बतानी थी कि भाई ये संविधान में ये दिक्कतें हैं, आप इनको चेंजेस करो। और इसी कारण जो है वो संविधान संशोधन टाइम टाइम पर किए गए। और आपने देखा होगा, एक बात नोट करी होगी कि 1950 में तो संविधान लागू ही हुआ था, और 1951 में जो है वो ये संशोधन का सिलसिला चालू हो गया। मतलब 1 साल के अंदर अंदर लोगों को कमियां समझ में आने लग गई कि भाई ये कमियां हमारे संविधान में हैं और हमें ये सरकार को बतानी पड़ेगी कि इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आया जो हमारे पास केस था वो था लक्ष्मीबाई चंद्रांगी का, ओ सॉरी, चंपकम दुरायराजन का केस। तो ये जो केस था ना, ये केस प्योरली जो है वो आरक्षण पर से रिलेटेड था। ठीक है, जो ये हम आरक्षण देखते हैं अब की जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो आप SC ST OBC का जो आरक्षण आप देखते हैं, उसको जो नींव डाली थी सबसे पहले वो इसी केस ने डाली थी। तो सबसे पहले इसकी कहानी समझो। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहानी समझो आप। तो टाइम था 1951 का,
जब और जगह थी हमारे पास आज का तमिलनाडु मद्रास, ठीक है। तो उसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम था चंपकम दुराईराजन, ठीक है। तो उसने क्या किया कि मतलब वो एक मेडिकल की स्टूडेंट थी। तो उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम दिया। तो वो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रही और वो उसका एडमिशन वहाँ पे नहीं हुआ। जबकि जो दूसरे लोग थे जो अलग जातियों के थे उनका एडमिशन उससे कम नंबर होने के बावजूद भी हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे जाति शब्द बोला है, तो जाति शब्द का मतलब ये है कि उस टाइम पे मद्रास सरकार ने यही तो पंगा किया था कि भाई जो अब आरक्षण हैं वो जाति के आधार पर दिए जाएंगे। उन्होंने ये प्रावधान कर दिया, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएंगे। उन्होंने क्या दिया कि मुस्लिम अलग, वो ब्राह्मण अलग, एंग्लो इंडियन, मतलब इस हिसाब से उन्होंने आरक्षण के प्रावधान को रख दिया। और इस तरह से आरक्षण होने के कारण चमकम दुराईराजन है उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या केस कि सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। और केस करके उनकी मांग ये थी कि भाई जब अब आपने देखा होगा कि हमारे आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल सबसे पहले जो 15 हैं उसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 15 में हमारा कहा गया है कि भाई सरकार जो है वो लिंग, धर्म, जाति, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक तो ये सीधा सीधा इसका उल्लंघन है कि जाति के आधार पे भेदभाव हो रहा था लोगों के साथ, तो ये गलत था। और दूसरा हमारे पास आर्टिकल आता है, वो है आर्टिकल 29, ठीक है। आर्टिकल 29 और उसका क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई अगर हम किसी भी संस्थान में प्रवेश लेते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो है वो हमारे साथ भेदभाव नहीं हो सकता जाति, धर्म, लिंग इन सब के आधार पे। तो ये तो सीधा सीधा इन दोनों आर्टिकल्स का उल्लंघन हो गया। पहली बात तो आपने जाति के आधार पे जो है वो हमारे साथ भेदभाव कर दिया, और दूसरा आपने हमें कॉलेज में एडमिशन लेने से इस कारण रोक दिया क्योंकि हम एक अलग जाति से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे केस कर दिया, ठीक है। केस किया तो अब देखो सीधा सीधा आर्टिकल का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट तो अगर फैसला देगा तो चंपकम दुराईराजन के फेवर में देगा, क्योंकि वो तो हर एक बंदे को दिख रहा है भाई कि ये फेयर नहीं है इस तरह से करना, ठीक है। तो अब हम नोट्स को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था कि समय था 1950-51 का, भारत में नया संविधान लागू हुआ था। ये बात मैंने सारी आपको बता दी है, बस वैसे जस्ट पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। मद्रास राज्य सरकार ने एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर लागू किया था जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश जाति के आधार पर सीटें आरक्षित की जाती थी। इस आदेश में अलग अलग कम्युनिटीज़, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण्स, बैकवर्ड क्लास, हरिजन, मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए कोटा फिक्स था। चंपकम दुराईराजन एक ब्राह्मण महिला थी जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन कम्युनल कोटा सिस्टम की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिससे कि कम अंक वाली अन्य कम्युनिटी के लोग चुन लिए गए। यही था, मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद में जो है वो ये कहा गया है कि अब पॉइंट आता है कि जो इसका मेन मुद्दा था वो था क्या, और मेन मुद्दा मैंने आपको बता दिया है, वैसे आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। तो मेन मुद्दा इसका ये था कि भाई क्या सरकार जाति या समुदाय के आधार पर एडमिशन कोटा तय कर सकती है, क्योंकि संविधान में तो ये लिखा है कि आप इस आधार पे भेदभाव कर ही नहीं सकते, और आप यहाँ पे सरेआम भेदभाव करे जा रहे हो, तो ये तो गलत था। और दूसरा पॉइंट ये था कि क्या ये संविधान के आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 29(2) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का उल्लंघन है। तो भाई है, ये तो सरेआम उल्लंघन है कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं दे रहे हो, आप मूल वंश या धर्म, जाति के इस तरह के आधार पर आप अगर वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ये तो फिर दिक्कत वाली बात है। और इस तरह से मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा होगा तो सरकार तो फेवर में आएगी चंपकम दुराईराजन के, ठीक है, ये तो बात फिक्स थी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर या डिसीजन
जो पास किया था मद्रास की सरकार ने, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए। करना ही था भाई, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे थे। तो 1951 में जो है वो इसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया, और सरकार ने कहा कि भाई आप ऐसा कोई भी जो है वो काम नहीं कर सकते जिससे कि धर्म, जाति या वंश के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, तो ये हमने केस जो है अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट यही है कि पहला बात तो ये याद रखना कि ये केस हुआ कब था। ये केस हुआ था हमारे पास 1951 में। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें आर्टिकल कौन कौन से इन्वॉल्व थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है अगर यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में अगर देखें तो यही बनता है कि आर्टिकल पहला तो इसमें इन्वॉल्व था 15(1), जो कहता है कि जाति, मूल वंश, धर्म आदि के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 29(2) जो है वो इसमें इन्वॉल्व था, जो कहता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए हम जो इन आधारों पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वर्डिक्ट आ गया इसका। तो अब जो आप अपने पास हम देखते हैं ना कि सरकारी वैकेंसीज़ में जो है वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर को अलग अलग कोटा है, तो उसकी नींव इसी केस से पड़ी थी, इसलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। नहीं तो ये किसी का एक का मतलब इंडिविजुअल केस था, किसी को क्या ही लेने देना। पर ये चीज़ें हमारे देश को प्रभावित करी, इस कारण से ये जो है वो हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद आगे देखें तो इसमें क्या है कि ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि 15(1) क्या कह रहा है, और ये दूसरे वाला ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मतलब लिखना आपको कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ आपको लिख के दे रखा है और बस आपको समझना है। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो है वो परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम क्या निकला। तो ये निकला कि इस फैसले से सरकार का कास्ट बेस्ड कोटा सिस्टम लागू करने में बाधा आई। तो बाधा तो आएगी क्योंकि नल एंड वोइड ही घोषित कर दिया इसको, तो बाधा तो आएगी। अब जो है वो ये पॉइंट है कि संविधान इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या परिणाम निकाला, मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आपने अगर समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये था कि पहला संविधान संशोधन 1951 वाला पास किया गया, जिसमें आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। अब राज्य सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। यही संशोधन रिजर्वेशन की सिस्टम की कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन बना, जो मैंने आपको बात पहले बता दी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो अब का जो रिजर्वेशन है उसकी नींव यहाँ से पड़ी थी। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पहला बात तो ये कि ये कब हुआ था, 1951 का केस था। और दूसरी बात, आर्टिकल कौन कौन से इन्वॉल्व थे, 15(1) और 29(2), और फाइनल वर्डिक्ट क्या आया कि जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था मद्रास सरकार का उस टाइम की, वो इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया, और जो है वो पहला संविधान संशोधन इसी के कारण हुआ। ठीक है, ओके, तो अब हमारा ये जो पहला केस है ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अगर हम आगे हैं तो अब है शंकरी प्रसाद वाद। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास ये आता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब संविधान नया नया लागू हुआ था तो लोगों के सामने अलग अलग दिक्कतें आ रही थी कि भाई मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है कि आपके संविधान अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, और हमारी ये दिक्कतें, ऐसे करके अलग अलग लोगों की अलग अलग दिक्कतें आ रही थी। अब हमने जो चंपकम दोराइजन वाला केस पढ़ा था उसमें जो दिक्कत थी हमारे पास वो थी स्टूडेंट वर्ग की। ठीक है, अब जो दिक्कत आ रही है वो किसान वर्ग की आ रही है। अब आपको लिखना कुछ नहीं है, आंखें बंद करके मेरी बातों को सुनो, बस आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। अब 1950 पे हम थे, 1951 पे थे, हमारा रिजल्ट आ चुका था चंपकम दोराइजन केस का। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भाई पहले जो जमींदारी प्रथा चलती थी। ठीक है, एक गांव में एक पावरफुल जमींदार होता था, सभी किसान उसके अंडर काम करते थे, और उन पे अत्याचार करे भले कुछ करे वो उसकी मर्जी होती थी। ठीक है,
वो उनसे कितना लगान ले रहा है, क्या कर रहा है, वो सब उसकी मर्जी होती थी। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जमींदार अपने आप को भाई बहुत बड़ा मानने लगे थे मन ही मन, क्योंकि अगर इंसान के पास लंबे टाइम तक अगर कोई बड़ा पद या बड़ा ओहदा आ जाता है तो उसके मन में घमंड आना कभी ना कभी जायज़ है। और वो आता है हमें सिखाने के लिए कि भाई तू कुछ नहीं था। अंत में उसे पता लग जाता है कि भाई अहंकार में कुछ नहीं पड़ा, करने वाला वो ऊपर वाला है सब। ठीक है। तो इसमें क्या था कि भाई जमींदारी प्रथा थी, जमींदार अपने को बहुत मतलब पावरफुल मानने लगे थे। तो क्या हुआ कि जब पहला संविधान संशोधन जो है वो लागू कर दिया भारत सरकार ने, तो उसमें आपने देखा होगा कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब आपने कहा था भाई, अभी तो आपने कहा था कि वो चमकम दुराई राजन वाले केस में 15 आर्टिकल जोड़ा गया था, और अब आप कह रहे हो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो भाई एक संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो, संविधान संशोधन करना इतनी बड़ी चीज़ है, तो भाई कोई एक आध चीज़ के लिए थोड़ी ना संविधान संशोधन करेगा। ठीक है, एक आध चीज़ के लिए नहीं करेगा। अगर 10-15 चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाएंगी ना, फिर वो संविधान संशोधन करने की सोचें, क्योंकि इतना बड़ा काम है ये। ठीक है। तो ये हुआ था कि 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, जिसके तहत की जो जमींदारी प्रथा है उसको ख़त्म कर दिया गया कि भाई अब जमींदार वाला सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है। तो भाई जब ऐसा हुआ, और ये बात तब की है जब हमारे पास जो आर्टिकल 31 है, जो संपत्ति का अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था, वो टाइम है ये। ठीक है। तो क्या हुआ कि बिहार के एक जमींदार थे, शंकरी प्रसाद उनका नाम था। उनको भाई ये बुरा लग गया और उन्होंने कर दिया सुप्रीम कोर्ट में केस। केस क्या बोल के किया? वैसे उनका पॉइंट भी उनकी तरफ से ठीक था। उनका पॉइंट ये था कि भाई आप ये अनुसूची लागू कर रहे हो 9वीं, और आप जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर रहे हो, और एक तरफ आप संविधान में जो है हमारे पास मौलिक अधिकार की श्रेणी में आ रहा है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31। तो ये तो मेरे आर्टिकल 31 का उल्लंघन हो गया ना सीधा सीधा। और उनकी बात सही भी थी। क्या आप भूमि सुधार कर रहे हो 9वीं अनुसूची से, जमींदारी प्रथा ख़त्म कर रहे हो, तो मेरी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? ये तो मेरे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। तो अब सरकार के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने दिक्कत ये आई कि क्या हम जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल 368 से हमारे पास क्या है कि जो संविधान संशोधन है वो होता है। ठीक है। तो आर्टिकल 368 से उन्होंने भूमि सुधार को लागू कर दिया। तो अब ये डिसाइड करना है कि भाई आर्टिकल 368 बढ़ा या फिर हमारा मौलिक अधिकार बढ़े। ठीक है। आर्टिकल 368 बढ़ा या मौलिक अधिकार बढ़े, क्योंकि 368 आर्टिकल से संविधान संशोधन तो कर दिया इन्होंने। ठीक है। और अब दिक्कत आ गई कि भाई मौलिक अधिकार है, उसमें भी आपने एक ऐसी चीज़ को डाल रखा है जो आपके संविधान संशोधन का विरोध कर रही है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे आके जो है वो दिक्कत बन गई। ठीक है। तो ये केस चला। अब देखो, अगर अब एक मतलब आप बात सोच के देखो कि अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे देती कि भाई जो आर्टिकल 31 है वो सर्वोपरि है, मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं, और जो है वो क्या है कि ये जो 9वीं अनुसूची का जो आपने संविधान संशोधन किया है पहला, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दो। मान लो ऐसा बोल देती सरकार, तो देखो संपत्ति का अधिकार लोगों के पास रहता। अब फ्यूचर में अगर मान लो सरकार को सड़क बनानी पड़ गई कहीं पे, और वो सड़क जा रही है किसी की ज़मीन के अंदर से या किसी के घर के अंदर से या किसी की दुकान के अंदर से, तो वो तो अगला बोल देगा भाई कि मेरी दुकान, मेरे घर, मेरे खेत में से मैं तो सड़क नहीं गुजरने दूंगा। तो आप विकास करोगे कैसे? यानी विकास करने का जो रास्ता है वो तो आपने पहले बंद कर दिया, करोगे कैसे?
ठीक है, तो ये दिक्कत आनी थी बाद में। तो ये सुप्रीम कोर्ट को पता था कि भाई अगर मैंने कोई गलत फैसला दे दिया तो ये आगे की हर एक पीढ़ी को या हमारे पूरे भारत देश के विकास को जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक समझदारी का परिचय देते हुए इसमें जो फाइनल वर्डिक्ट ये दे दिया कि जो आर्टिकल 31 है, जो आर्टिकल 31 है उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और उसे आर्टिकल 300 क्या बना दिया जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालने का मतलब ही यही है कि आप इसके रिगार्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसे जो है वो मौलिक अधिकार ना मान करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया कि हाँ बस कानूनी अधिकार है बट मौलिक अधिकार नहीं है। तो शंकर प्रसाद जी की एक तरह से देखे तो हार हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दे दिया ताकि हमारे देश का विकास चलता रहे। ठीक है, तो अब हमने व्यवहारिक बात कर ली, आपको अच्छे से समझ आ गया कि आर्टिकल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। 103 एक तो है 368वां आर्टिकल संविधान संशोधन वाला, और दूसरा है 31 नंबर आर्टिकल जो कि संपत्ति के अधिकार वाला है, और तीसरा आर्टिकल इसमें इन्वॉल्व है आर्टिकल 13 जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है जो कि मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट था इसमें कि अगर मतलब ये सबसे पहले तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकारों में था, तो आप इसके अगेंस्ट जा कर के 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कैसे लेके आ सकते हो, ये दिक्कत उस टाइम आई थी। तो ये 3 आर्टिकल इन्वॉल्व थे, एक आर्टिकल 31, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, अब व्यवहारिक बात हमने कर ली, तो अब जो किताबी थोड़े भाषा हैं वो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या आ गया। ठीक है, तो पृष्ठभूमि है कि 1950-51 में भारत में नया संविधान लागू हो चुका था। पहला संविधान संशोधन 1951 जो है वो हुआ था, और आर्टिकल 15(4) के बाद आरक्षण की अनुमति वो कम दोहराए राज्यों वाले केस में दी गई थी, और 9th शेड्यूल जोड़ा गया ताकि भूमि सुधार को अदालत की समीक्षा से बचाया जा सके। कई राज्यों में जमींदारी कानून उन्मूलन किए गए जो बड़ी जमींदारों के लिए नुकसानदायक है, जैसे कि शंकर प्रसाद, इनको बुरा लगा था भाई कि क्यों मेरी जमींदारी प्रथा, मेरा जो टोरा है गांव में वो ख़त्म क्यों कर रहे हो आप। मतलब आदमी के पास पावर नहीं रहेगी तो वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेगा, और टाइम के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगा। जमींदारों ने इस कानूनों को आर्टिकल 31 का उल्लंघन बताकर कोर्ट में चुनौती दी थी। चुनौती देंगे भाई क्योंकि उनका पॉइंट अलग है, हमारा पॉइंट अलग है। अब मेन पॉइंट है कि भाई मामला कैसे उठा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बस अब पढ़ने की बात है, वो हम रीडिंग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक रीडिंग लगाने की बात है। मामला कैसे उठा, शंकर प्रसाद एक जमींदार थे, उन्होंने बिहार के जमींदारी कानून को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स में संशोधन का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 13(2) कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे वॉइड होगा, और अमेंडमेंट भी एक लॉ है तो वो वॉइड होना चाहिए। ये उनका पॉइंट था, बट वो जस्टिफाइएबल नहीं था, तो भाई वो कैसे इसको अलाउ करेगी सरकार, कर ही नहीं सकती। अब हमारे पास था कि भाई मेन मुद्दा क्या था, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या संविधान संशोधन भी आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत आता है, क्या संसद को फंडामेंटल राइट्स बदलने या सीमित करने का अधिकार है। दो हमारे पास मुख्य मुद्दे थे। अब पहला जो पॉइंट आपको समझ थोड़ा कम आया होगा कि क्या संविधान संशोधन भी आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत आता है, कैसे। तो देखो आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि जो संसद है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट हो, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देगी सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई कानून बन जाता है तो। और आर्टिकल 31 हमारे पास जो है वो मौलिक अधिकार था उस टाइम पे। ठीक है, और क्या था कि भाई ये मौलिक अधिकार था हमारे पास। ठीक है, तो आपको ये पूरा जो केस है वो समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं आगे कि क्या ये कह रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, मैंने आपको बता दिया। और ये थोड़ा याद रख लेना कि भाई इसमें जो बेंच बनी थी वो 5 जजों की बनी थी। 1951 में इसका वर्डिक्ट आ गया था। डिसीजन ये आया कि भाई पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, और इसका जो है वो परिणाम क्या रहा, परिणाम इसका रहा कि भाई इस फैसले से संसद को फंडामेंटल राइट्स
बदलने की शक्ति पूरी मिल गई, मैंने आपको पहले बता दिया था। सारी पॉइंट आपको क्लियर हैं, बस ये पढ़ने की बात है और ये बस नोट्स की बात है, ताकि आपको जब एग्ज़ाम हो तो उससे जस्ट पहले रिवीजन के लिए आपके पास मटेरियल रहे, ठीक है। और ये पॉइंट देखो 2 नंबर परिणाम का, कि बाद में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यह स्थिति पलट दी गई और संसद को फंडामेंटल राइट्स बदलने से रोका गया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या था इसमें, ये भी इसकी अलग कहानी है एक, तो वो हम देखेंगे। तो अब देखो सबसे मेन पॉइंट आता है कि एग्ज़ाम के लिए मेन पॉइंट क्या क्या रहेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो ये रहेगा कि भाई ये जजमेंट कब आया था, वर्डिक्ट इसका कब आया था, 1951 में आया था। और की आर्टिकल इन्वॉल्व थे कि पहला तो 13(2) कि जो है वो सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। और दूसरा आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, जैसे कि वहाँ से निकाल के आर्टिकल 300 क्या बना दिया गया और उसे क्या किया गया कि भाई एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद में आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन करता है, और इसमें ये भी कहा गया है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, कि आर्टिकल 368 की इसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन जो है वो उसका क्या नाम लेते हैं, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, साधारण बहुमत से नहीं होगा, इसे मतलब 2/3 लोगों की स्वीकृति चाहिए तभी संविधान संशोधन हो सकता है। मैं इस चीज़ का नाम भूल रहा हूँ, आप कमेंट में बताना, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, ठीक है। साधारण बहुमत से नहीं होगा, मुख्य बहुमत कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, चलो सॉरी मुझे ये दिमाग में नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो हमने ये केस जो अच्छे से डिस्कस कर लिया, आपको ये अच्छे से पता होगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है केस नंबर 3, लक्ष्मीबाई चंद्रांगी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है भाई, ये आज के यूथ की समस्या से जुड़ा हुआ केस है, और देखते हैं कि भाई इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले ये था कि भाई लक्ष्मीबाई चंद्रांगी केस क्या था। अब समझो, पहले सुनो मेरी बातों को। लक्ष्मीबाई चंद्रांगी एक लड़की थी जो कि 18 साल से ऊपर थी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि ये मद्रास के हुबली में रह रही थी भाई, ठीक है। ओ मद्रास नहीं, सॉरी, ये वर्सेस कर्नाटक स्टेट है, सॉरी 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 सॉरी, लक्ष्मीबाई चंद्रांगी वर्सेस कर्नाटक स्टेट है ये, ठीक है। और ये कर्नाटक की हुबली में रह रही थी। अब मुझे हुबली से याद है भाई, हुबली तो कर्नाटक में है, ठीक है। तो हुबली में रह रही थी, तो इसने क्या किया कि भाई ये किसी व्यक्ति से प्यार करती थी, तो उसने क्या किया कि भाई उसको साथ लेके, मतलब घर वालों को बिना बताए दिल्ली जाके या दिल्ली जाके, और जो कोर्ट मैरिज इसने करवा ली। कोर्ट मैरिज करवाने के बाद में क्या है, जो इसने अगले दिन घर वालों को फ़ोटोज़ भेज दी कि भाई मैंने तो शादी करवा ली है। और उसके पति का नाम शायद संतोष यादव करके था, शायद, मुझे पक्का याद नहीं है, संतोष यादव करके इसके पति का नाम था। तो इसने क्या किया कि भाई शादी करवा ली जाके वहाँ पे कोर्ट में, और घर वालों को फ़ोटोज़ भेज दी, वीडियोज़ भेज दी कि भाई मैं तो शादी करा चुकी हूँ। और उधर क्या था कि परिवार वाले परेशान हो रहे हैं कि भाई लड़की किधर गई, लड़की किधर गई, लड़की किधर गई। और उसके पापा ने क्या किया कि FIR दर्ज करवा दी थाने में वहाँ के, कि भाई मेरी बेटी तो मिसिंग हो चुकी है। हालांकि उनको पता था कि भाई जो लड़की है उसने शादी वहाँ पे जाके कर लिया। और उनकी FIR का नंबर था शायद 226/220, 2020, 226/2020 शायद तक इनकी FIR का नंबर यही था जहाँ तक मुझे याद है। तो क्या था कि उधर तो उन्होंने शादी कर ली, और उधर उन्होंने FIR दर्ज करवा दी कि भाई मेरी बेटी तो जो है वो लापता हो चुकी है, ठीक है। और जो घर वाले थे वो इतने खिलाफ हो चुके थे इस लड़की के कि भाई अगर वो वहाँ पे उसे लड़की को लगने लगा कि अगर मैं मेरे घर जाऊँगी तो हो सकता है तो शायद मुझे वो घर वाले मार दें, क्योंकि भाई ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये लड़की डरने लग गई। तो FIR दर्ज करेंगे तो भाई आपको इतनी बात तो पता है कि जब घर वालों को पता लग गया कि भाई वो वहाँ पे है, मिसिंग की इधर रिपोर्ट बन रही है, तो पुलिस को भी पता होगा कि भाई उसने वहाँ पे जब वो शादी करवा ली। तो पुलिस वालों ने क्या है कि इस लक्ष्मीबाई के ऊपर ये दबाव बनाया कि तुम कर्नाटक आके और अपना बयान दो। अब देखो
इसकी सिचुएशन को समझना कि अगर वो यहाँ पे आएगी, अपने बयान देगी, तो भाई कितना बड़ा उसको रिस्क होगा कि भाई वो जो है वो उसके घर वाले उसे मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, मार सकते हैं, उसके पति को मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो भाई उसने कहा मैं तो नहीं आऊँगी, और उसने जो है वो केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। केस उसने ये बोलते हुए कहा कि भाई मेरी उम्र 18 साल है, मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, तो भाई घर वाले मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं कि तू इसके साथ शादी कर, इसके साथ नहीं कर, इसके साथ शादी कर ली तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी कि मतलब 18 साल से ऊपर होने का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर तो। ये उसका कहना था, मेरा कहना नहीं, ठीक है। तो उसने केस कर दिया लक्ष्मीबाई चंद्रांगी ने। तो अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की जगह पे खुद को रख के देखो कि भाई क्या फैसला देना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देगा कि आगे के टाइम में जाके किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है ना, वो एक कानून बन जाता है अपने आप में। आर्टिकल 1 to 9, 129 नंबर आर्टिकल यही कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगर आज एक सेम केस में उसने ये फैसला सुना दिया कि भाई ये चीज़ सही है, तो आगे अगर उस टाइप का सेम केस आएगा तो वही चीज़ सही मानी जाएगी, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये तो पता था कि भाई मेरे इस फैसले से बहुत ज़्यादा कुछ बदलने वाला तो है, ये तो बात जो है वो पक्की है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो ये दिया कि भाई जो एफआर है, सॉरी, जो एफआईआर है उससे नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। और जो है वो कोई भी लड़की या लड़का 21 साल का होने पर, सॉरी 21 साल का नहीं, 18 साल प्लस होने पर आर्टिकल 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार रखता है। वो अपने हिसाब से शादी करे, किसी से करे किसी से ना करे, वो उसकी मर्जी है। परिवार वाले या कोई और लोग उसे जो डिस्टर्ब नहीं कर सकते इस मामले में कि तू इससे शादी कर सकती है, इसे नहीं कर सकती। तो ये था पूरा केस। लास्ट में लक्ष्मीबाई केस जीत गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो आर्टिकल 21 है उसके तहत जो शादी करने का अधिकार है या अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, वो तभी जब 18+ हो लड़की और लड़का, लड़की 18+ और लड़का 21+ हो, तभी है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो वर्डिक्ट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब हम व्यवहारिक बातें सारी कर चुके हैं और अब हम आते हैं हमारी किताबी भाषा की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो मेरे भाई क्या है कि लक्ष्मीबाई चंद्रांगी के इस पृष्ठभूमि क्या थी कि महिला लक्ष्मीबाई चंद्रांगी थी और घटना थी कि बिना परिवार की अनुमति की शादी कर ली। अगले दिन परिवार को शादी की फ़ोटो भेजा था, मैंने आपको बताया। पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस ने कहा कर्नाटक कर बयान दो, भले ही डर या खतरा हो। मुद्दा था कि भाई क्या वयस्क महिला अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, नहीं कर सकती, भले ही परिवार नाराज़ हो। क्या पुलिस का दबाव, स्पेसिफिक जगह पर जाकर बयान देना सही है या नहीं है। तो ये सारे इसके मुद्दे थे। और उसके बाद में अगर बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि एफआईआर जो है वो रद्द कर दी गई, ठीक है। और आर्टिकल 21 इसमें शादी अपनी मर्जी से करने का अधिकार जो है वो दे दिया गया और परिवार समाज की सहमति इसमें ज़रूरी नहीं है। और पुलिस को संवेदनशील तरीके से ऐसे केस हैंडल करने की सलाह दी गई। सलाह कोई मानता नहीं है वैसे, ठीक है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने का आदेश दिया कि भाई ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करना है आने वाले टाइम में, क्योंकि केसेस तो ऐसे आते रहेंगे। ये तो पहला था तो उठ गया, और हो सकता है ऐसे केस पहले भी हुए हों, पर किसी लड़की या लड़के ने इतनी हिम्मत नहीं की कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात रख पाई, ठीक है। तो इसका महत्व क्या था, सिग्निफिकेंस इसका था कि भाई दो वयस्क सहमति से शादी कर सकते हैं जबकि वो अपनी जो कानूनी उम्र है शादी की वो पूरी कर चुके हों, और उसमें जो किसी समाज, किसी व्यक्ति, किसी परिवार का दबाव कोई काम नहीं करेगा। और शादी करना मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। और ऑनर किलिंग या सामाजिक दबाव जैसी चीज़ें असंवैधानिक है। अब ऑनर किलिंग क्या होता है, ऑनर किलिंग ये होता है कि भाई अगर लक्ष्मीबाई वहाँ पे आती अपना बयान देने के लिए और वहाँ पे उसका पापा उसे मार देता जान से लक्ष्मीबाई को, तो उसे ऑनर किलिंग कहते हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को मार देना। और किसी नहीं, वो
या तो शिकार बनता है वो लड़की और या शिकार बनती है उस लड़की का पति, उन दोनों में से कोई एक शिकार बनता पक्का, तो उसे ऑनर किलिंग कह दिया जाता। और फिर ये केस पता नहीं कहाँ पे जाता, किसी को नहीं पता। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो भाई एग्ज़ाम की पॉइंट क्या है कि ईयर 2021 था, 2021 में वर्डिक्ट आया था और केस था लक्ष्मीबाई चंद्रांगी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और आर्टिकल इन्वॉल्व था हमारे पास 21। और अब आउटकम क्या निकला हमारे पास कि मैरिज जो है वो पर्सनल लिबर्टी है, मैं शादी करूँ ना, मतलब मैं नहीं यार कोई शादी करे कोई ना करे वो उसकी मर्ज़ी है, कोई उसे मतलब फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू शादी इसके साथ कर इसके साथ नहीं कर, ठीक है, ये वाली बात थी। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो भाई आज के लिए हमारे पास इतना ही है, ये 3 केसेस हमने डिस्कस किए, बहुत अच्छे से डिस्कस किए। ये वीडियो अगर आपने एक बारी देख ली और ये नोट्स आपने एक बारी एग्ज़ाम से पहले पढ़ ली तो गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने कहानियों से ऐसे पढ़ा है कि हम इसे जो है वो याद कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो आपने यहाँ तक देख लिया तो आपको ज़रूर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई ज़रूर से लाइक करके जाना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अपने जो ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भाई आपको क्या इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो इसी के साथ ही पार्ट 1 जो यहीं पे कंप्लीट होता है, पार्ट 2 जल्दी इसका आएगा और आप सीरीज से सब केसेस को देखेंगे तो आपको एक एक केस दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि आप उसको भूल नहीं पाएंगे, उसको भूल जाएंगे पर इनको नहीं भूलेंगे, ठीक है, ऐसी आपकी तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। और यकीन मानना कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में, थैंक यू।